सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं दीपक कुमार एग्ज़ाम जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने लेके आया हूँ रीजनिंग की क्लास। अभी आपने हमारी साइंस की, HR GK की, मैथ की क्लासेस देखी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। उसी पार्ट पे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी रीजनिंग की क्लास है। तो रीजनिंग में जो हरियाणा CET के अंदर एक काफ़ी अच्छा सा टॉपिक आने वाला है, जिसका नाम है आपका कोडिंग डिकोडिंग। हम बात करेंगे आज कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट पे, कोडिंग डिकोडिंग। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट पे बात करने से पहले कुछ एक बेसिक चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप जाते हो LKG क्लास में, सभी बच्चे यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं उन्होंने LKG क्लास में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे, सभी ने A to Z। लेकिन उस समय आपने सिर्फ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पढ़े थे, उनकी पोजीशन आपने याद नहीं की थी। तो देखते हैं, सभी को पता होगा कि A जो अल्फ़ाबेट है आपका, उसकी पोजीशन होती है क्या, 1। देखिए, ये जो अल्फ़ाबेट की पोजीशन अभी हम पढ़ रहे हैं, ये बातें आप, मुझे पता, इस जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं सभी को पता है, सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन ABCD के बारे में पता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आता है तो आप उतना जल्दी से इसको नहीं कर पाते। तो एक बार बेसिकली LKG से भी नीचे की बातें ही कर लेते हैं एक बार। तो A की जो पोजीशन है आपकी 1, B इज इक्वल टू आपका रहेगा यहाँ पे 2, C की पोजीशन रहेगी 3, D की जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी आपकी कितनी, 4, E की पोजीशन रहेगी आपकी 5, E की पोजीशन रहेगी 5। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपने E की पोजीशन लिखी, E की पोजीशन जो 5 आपने लिखी, तो आपको कुछ ऐसी फीलिंग आई होंगी, ऐसी फीलिंग आई होगी कि E की जो वैल्यू है ना 5 के ही इक्वल है। देखिए, दुनिया में सब कुछ फीलिंग का ही है, सारा का सारा जो खेल है दुनिया में फीलिंग का ही है। तो आप यहाँ पे फीलिंग लें रीजनिंग के पार्ट पे, दूसरी फीलिंग नहीं लेनी है आपने, रीजनिंग के पार्ट पे ही फीलिंग लें कि E जो है आपका लगभग कैसा दिखाई दे रहा है, 5 की तरह। E इज इक्वल टू 5। E के बाद जैसे ही आप जाएंगे F पे, E के बाद जैसे ही आप जाएंगे F की वैल्यू क्या होगी आपकी, 6। F के बाद 6 वैल्यू होने के बाद जैसे ही आप लिखते हैं G, तो G जो बैठा है वो अपने आप में समेटे बैठा है। किसको, G के आगोश में समाया हुआ है कौन, 7। G के आगोश में कौन समाया हुआ आपका, 7। जैसे ही मैं G के पार्ट को देखो कवर करता हूँ तो आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी जैसे 7 लिखा हुआ है। तो G की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 7। तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको G को देखते ही याद आ जाएगी कि G की वैल्यू कितनी है आपकी, 7। उसके बाद हम चलते हैं H पे, H के पार्ट पे। H की वैल्यू देखिए 8। आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन वगैरह पे जो वॉच लगी रहती है उनमें कई बार बिल्कुल H की तरह ही, अगर आप H को इस पोर्शन को मिला दें और इस पोर्शन को मिला दें तो H की जो स्ट्रक्चर है आपको बिल्कुल 8 की तरह ही दिखाई देगी। बिल्कुल ही आपको H की जो स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी, 8 की तरह। उसके बाद H के बाद आपका आता है I की जो पोजीशन रहेगी कितनी रहेगी आपका, 9। अगर आप I की इस पार्ट को बढ़ा देते हैं तो बिल्कुल आपको I के अंदर भी कौन छुपा बैठा है आपका, 9। I के बाद अगले जो नंबर अल्फ़ाबेट जो आएगा अपना, वो अल्फ़ाबेट है आपका J की जो पोजीशन होती है वो होती है बेटा आपकी 10। J की जो पोजीशन रहती है वो कितनी रहती है आपकी, 10। J के बाद अगला जो अल्फ़ाबेट है आपका वो क्या है आपका, K। ये जो K अल्फ़ाबेट है इसकी पोजीशन होती है 11। बचपन से ही आप देखते आए हैं कि आपसे पूछा गया होगा कि भाई इंग्लिश, अपने हरियाणवी में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है ABCD का 11वां अक्षर K है। तो K है तो इसका मतलब क्या है आपका, K ही। तो आपने यहाँ से याद कर लिया कि इंग्लिश के अंदर जो 11 पोजीशन पे जो बैठता है वो आपका क्या है, K के बाद L की जो पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी, 12। उसके बाद देखो M की जो पोजीशन रहेगी बेटा वो रहेगी आपकी 13। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो टोटल अल्फ़ाबेट है उनकी संख्या कितनी है आपकी, 26। अब M की जो पोजीशन जो है वो क्या है, 13। M वैसे भी 26 का आप हाफ करते हो तो कितना आता है, 13। तो मिडल में बैठा है, तो मिडल का मतलब 13। अल्फ़ाबेट का मिडल कितना होगा, 13। तो M कैसे याद करोगे आप, मिडल से। मिडल की जो पोजीशन है वो कितनी है आपकी, 13। उसके बाद N आएगा आपका, N की पोजीशन आएगी आपकी 14। और उसके बाद आएगा आपका O की पोजीशन रहेगी क्या आपकी, 15। O की पोजीशन रहेगी 15। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद P रहेगा आपका क्या, और उसके बाद जैसे ही आप T पे जाएंगे,
जैसे ही आप फिर से टी पे जाएंगे, टी की वैल्यू आपकी आगे कितनी 20। तो सभी ने सुना होगा T20 T20 T20, तो इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, आपको पता चल जाएगा कि टी की वैल्यू कितनी होती है T20। अब जैसे ही आपको T20 याद रहा तो टी से जस्ट एक अल्फ़ाबेट कम जाओगे तो कौन बैठता है आपका एस टी, मतलब टी की पोजीशन 20, तो उससे अगर एक कम जाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी एस टी के बाद फिर आएगा आपका यू की जो पोजीशन रहेगी वो कितनी रहेगी आपके पास 21। उसके बाद वी की रहेगी आपके पास 22। डब्लू की रहेगी आपके पास 23। एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे वाई के बारे में, वाई जो है हमेशा आप इस तरीके से लिखेंगे रीजनिंग में या इंग्लिश में, वाई की जो रियल जो पोजीशन जो लिखने का जो तरीका वो यही है। आप कई बच्चे वाई को इस प्रकार से लिख देते हैं या इस प्रकार से लिख देते हैं, ये वाई का तरीका नहीं है। जो वाई जो लिखोगे आप हमेशा इस प्रकार से लिखेंगे, वाई की जो पोजीशन क्या रहेगी 25, और उसके बाद जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो रहेगा आपके पास जेड, और जेड की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 26। तो ये कुछ एक बेसिक चीज़ें एलकेजी क्लास से भी नीचे की चीज़ें मैंने आपको बताई इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और ये याद करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है बेटा क्योंकि जब ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, अगर आपको ये अल्फ़ाबेट नहीं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जिनको ये याद नहीं होते, जैसे ही किसी एग्जाम में आपको रफ शीट मिलती है पहले से ही रफ शीट लेते ही और ये अल्फ़ाबेट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, A=1 B=C=3। बेटा मत कीजिए, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। अगर आपको ये अच्छे से तरीके से याद रहेगा, कुछ एक चीज़ें मैंने बताई ट्रिक से भी याद रहेगा, तो आप इसके अंदर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ थी। एलकेजी क्लासेस सभी अल्फ़ाबेट की पोजीशन उम्मीद करते हैं आपको याद होंगी। सभी अल्फ़ाबेट की पोजीशन हमने यहाँ पे लिखी। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे आपने देखा कि टोटल जो अल्फ़ाबेट थे वो कितने थे आपके पास 26। टोटल अल्फ़ाबेट थे आपके पास 26। अगर मैं किसी अल्फ़ाबेट का सपोज करो, जो पहला अल्फ़ाबेट था वो हमने लिया यहाँ पे ए, जो पहला जो अल्फ़ाबेट था वो हमने लिया कैसा ए लिया। ए की पोजीशन आपको पता है सभी को क्या होती है 1, ए की जो पोजीशन रहती है वो 1 रहती है। अगर हम ए का अपोजिट वर्ड देखें तो क्या रहेगा आपका जेड। अपोजिट का मतलब ये होगा कि जो पहला लेटर है और जो लास्ट का लेटर है, जो दोनों पहले के जो लास्ट बैठा वो उसका क्या है अपोजिट लेटर, उसको क्या बोला जाता है अपोजिट लेटर। तो यहाँ पे टोटल अल्फ़ाबेट की जो संख्या थी वो आपने बताया भी 26 है। अब यहाँ पे अगर हम पहला लेटर उठाएं पहले से और लास्ट उठाएं, जैसे ए और जेड उठा लिया, तो अगर इन दोनों का सम करेंगे 1 प्लस में 26 तो किसके इक्वल आएगा आपका 27। मतलब अगर किसी अल्फ़ाबेट की और उसकी अपोजिट पोजीशन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल सम किसके इक्वल आएगा 27। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी अल्फ़ाबेट की पोजीशन का नहीं पता और उसकी एक पोजीशन का पता है, अगर उसकी एक पोजीशन का पता है चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, तो अगर हम 27 में से माइनस कर दें तो दूसरी पोजीशन हम उसकी बता पाएंगे। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो याद करने की है, मैं आपको बता देता हूँ अल्फ़ाबेट के अंदर अपोजिट वर्ड के बारे में। क्या अपोजिट अल्फ़ा जो कोडिंग इसमें आएगा वो रहेगा आपका अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स के लिए भी हमने कुछ एक ट्रिक्स बनाई हैं छोटी छोटी, वो देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे A=Z, सभी को पता होगा ये कि A का अपोजिट क्या होता है Z। फिर लिखेंगे B का अपोजिट क्या रहेगा आपका Y, B का अपोजिट रहेगा आपका Y, और B का अपोजिट Y रहेगा, तो आप इसको बॉय से भी याद रख सकते हो। बॉय जो वर्ड है उससे याद कर सकते हैं कि भाई B का अपोजिट क्या रहेगा आपका Y, B का अपोजिट रहेगा Y। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो इन दोनों की अगर आप पोजीशन उठा के देखोगे, जैसे B की पोजीशन 2 होती है, Y की पोजीशन 25 होती है, और सम किया तो किसके इक्वल आएगा 27। अगर आपको एक पोजीशन पता ही, सपोज करो आपसे पूछ लिया जाए कि B की पोजीशन बताओ आप अपोजिट साइड से, तो आप झट से माइनस कर दोगे 27 माइनस में 2 तो कितनी आ जाएगी 25, और वो बता भी सकते हो कि 25 पे कौन बैठता है आपका Y। फिर आता है बेटा सी का अपोजिट अल्फ़ाबेट बनेगा क्या X, सी का अपोजिट बनेगा X, और गर्ल्स खाती हैं क्रैक्स, तो क्रैक्स से इसको आप याद रखेंगे। सी का अपोजिट अल्फ़ाबेट रहेगा X और सी का अपोजिट क्या रहेगा आपका क्रैक्स। तो क्रैक्स अल्फ़ाबेट से आप याद रखेंगे कि सी का अपोजिट क्या होता है आपका X। और बेटा आपको सभी को ये पता ही है X के बारे में, तो सभी वाकिफ़ होंगे बेटा, चाहे मैथ का X हो चाहे ज़िंदगी का X हो, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको सभी को पता है इस बारे में। आगे चलते हैं डी का अपोजिट क्या रहता है बेटा W, डी का अपोजिट क्या रहता है W, और इसको याद रखेंगे, ये सभी के घर में भी आता है। डी का अपोजिट W सभी के घर में आता है, इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी। आप उसका इंतज़ार करते रहते हो कि कब आओगे कब आओगे, और उसका है कौन वो है बेटा आपका दूध वाला।
कौन है आपका वो दूध वाला। दूध तो सभी ने पिया होगा, आई थिंक जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने दूध ना पिया हो। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि डी का अपोजिट क्या रहेगा, दूध वाला। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ड्यू से भी, कोल्ड ड्रिंक से भी हम इसको याद कर सकते हैं कि डी का अपोजिट डब्लू होता है, तो डी का अपोजिट डब्लू से भी इसको याद कर सकते हैं। फिर अगला जो वर्ड आया बेटा वो रहेगा आपका ई का जो अपोजिट, ई का अपोजिट जो रहेगा वो रहेगा आपका वी, ई का अपोजिट रहेगा वी। इसको आप याद कर सकते हो बेटा ईवीएम से। किससे याद रख सकते हैं, ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सभी को पता होगा वोट डालने के लिए यूज़ की जाती है। इंडिया के अंदर पहले जब स्टार्टिंग में पहली बार निर्वाचन हुआ था तो ये ईवीएम मशीन का यूज़ नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है आपका, आप सभी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि सबसे पहले ईवीएम मशीन का प्रयोग कहाँ किया गया था और किस राज्य में किया गया था। बहुत सारे एग्जामों के अंदर ये पूछा भी गया था कि भाई ईवीएम मशीन का प्रयोग कब हुआ था पहली बार और किस राज्य में हुआ था। तो यहाँ पे ई का अपोजिट रहेगा वी, और हम इसको याद कर लेंगे कि ईवीएम मशीन से, या फिर इसको हम याद करेंगे बेटा एक लेटर रहेगा आपका इवनिंग, क्या रहेगा इवनिंग से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि इवनिंग में ई का अपोजिट रहता है वी। यहाँ पे ई का अपोजिट रहेगा आपका वी। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा। फिर आता है बेटा एफ का अपोजिट रहेगा यू, एफ का अपोजिट रहेगा यू। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो अपोजिट है ना वो दोनों एक दूसरे के होते हैं। कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर जेड का अपोजिट ए नहीं होगा, यहाँ पे जेड का अपोजिट ए है, वाई का अपोजिट बी है, एक्स का अपोजिट सी है, डब्ल्यू का अपोजिट डी है और वी का अपोजिट ई है। ये भी बात साथ साथ यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पे यू, अब इसको आप याद कर सकते हो यू की तरफ से उफ ये गर्मी, उफ ये गर्मी। आप कई बार जब जा रहे होते हो कहीं पर कुछ चीज़ें देखते हो अचानक से तो आप बोलते हो उफ, तो ये जो उफ जो शब्द है इससे भी आप याद कर सकते हो इसको, या फिर आप इसको याद कर सकते हो फ्यू से। फ्यू देखो फ्यू जो वर्ड है ना इसकी स्पेलिंग से नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन फ्यू, एफ यू, फ्यू से इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जी का जो अपोजिट है वो आएगा बेटा टी, जीटी रोड, सभी ने पढ़ा होगा जीटी रोड। देखो ये बच्चे कुछ एक जो हैं कमेंट सेक्शन में फीलिंग ले रहे हैं जीटी रोड से, बेटा ये जीटी रोड है, ज़्यादा फीलिंग ना लें, शब्दों पे ध्यान दें। जीटी बोला मैंने यहाँ पे, तो जीटी रोड जो है आपका ग्रैंड ट्रंक रोड जो है आपका, जीटी रोड से इसको याद रख सकते हैं। आपको पता है कि जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो ये जो एक रास्ता था जो पेशावर तक जाता था जीटी रोड, लेकिन जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान जो अलग अलग देश बने तो इसको काट दिया गया था। अभी जीटी रोड के नाम से इसको जाना जाता है। शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। इसके फुल फॉर्म जो है ग्रैंड ट्रंक रोड होती है। तो आप जी का अपोजिट टी इस तरीके से याद कर सकते हो। फिर आता है आपके पास एच, और एच का अपोजिट होगा आपका एश, एच का अपोजिट होगा आपका एश। सभी ने प्राइमरी जो पढ़ाई करी होगी वो किस में करी होगी, प्राइमरी से ऊपर जो गए होंगे आप हाई स्कूल, किससे में गए होंगे आपके हाई स्कूल। तो इसको याद करेंगे बेटा आप हाई स्कूल से, हाई स्कूल से आप इसको याद रखेंगे कि एच का अपोजिट क्या होता है आपका एस, एच का अपोजिट होगा आपका एस। फिर आएगा आपके पास आई, और आई का अपोजिट यहाँ पे रहेगा आर, आई का अपोजिट रहेगा आपका क्या आर, और आई का अपोजिट आर है तो उसको आप याद करेंगे किससे, इंडियन रेलवे से। किससे याद करेंगे आप उसको, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के बारे में तो सभी ने सुना ही होगा, बैठे भी होंगे आप बहुत सारे। इंडियन रेलवे में भी आपको पता ही होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारतीय रेल जो थी, इंडियन जो रेल थी वो कब चली थी। तो आपको मैं बता दूं भारत की जो पहली रेल थी बेटा वो 1853 में चली थी, मुंबई से लेकर थाने तक उसको चलाया गया था। तो ये भी पूछ सकता है। यहाँ पे मात्र आपको याद रखना है कि आई का अपोजिट क्या रहेगा आर, और इसको हम जानेंगे किसके नाम से, इंडियन रेलवे के नाम से। फिर अगला जो अल्फ़ाबेट आएगा जे, जे का अपोजिट होगा बेटा क्यू, ये सभी को पता होगा। इसको आप याद करेंगे जैक क्वीन के नाम से, जैक क्वीन, जैक क्वीन के नाम से उसको आप याद करेंगे, जैक क्वीन के नाम से इसको याद करेंगे यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। के, और के का अपोजिट होगा बेटा पी, और जैसे ही आप के का अपोजिट पी पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा एक मूवी का नाम जिसका नाम क्या था, पी के मूवी। आई थिंक इस क्लास में जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं लाइब्रेरी से या घर से जहाँ से भी, सभी ने, कोई ही बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने पी के मूवी को ना देखा होगा। पी के मूवी बहुत ही अच्छी मूवी थी, काफ़ी मूवी के अंदर आपको चीज़ें देखने को मिली, बहुत ही अच्छी ज्ञान की प्राप्ति उसमें आपने ली होगी। तो यहाँ पे के का अपोजिट पी होगा तो पी के मूवी से आप इसको याद कर सकते हैं, पी के मूवी से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर आता है आपका एल, और एल का अपोजिट यहाँ पे क्या रहेगा ओ, इसको याद कर सकते हैं बेटा आप एक शब्द ऑयल से, ऑयल तेल, तेल के बारे में तो सभी को अच्छी जानकारी होगी, तेल जो आप घर में यूज़ करते हैं काफ़ी कामों के लिए। तो यहाँ पे एल का अपोजिट क्या रहेगा ओ।
और लास्ट जो है आपका m, और m का अपोजिट रहेगा n। यहाँ पे इसको हम याद कर सकते हैं बेटा किससे, मैन से। मैन शब्द से याद कर सकते हैं कि m का अपोजिट क्या रहेगा, n। तो ये आपने देखा कि कुछ एक हमने अल्फ़ाबेट की पोजीशन पढ़ी, हमने उसके जो है वर्ड पढ़े। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट की पोजीशन है उसको एक तरीका और भी है। ये जो शब्द है पेनिसिया, आप इसको समझ लें, हमेशा याद रखें इसको, EJOTY, EJOTY। और इसके नीचे लिखेंगे आप इसमें पोजीशन 5 की टेबल सभी को याद होगी, 5, 10, 15, 20। ये 15 लिखा मैंने यहाँ पे, 5, 10, 15, 20 एंड 25, 5, 10, 15, 20 एंड 25। ये जो एक रीजनिंग के अंदर, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमेशा इस पेनिसिया को याद रखें। देखो EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, EJOTY 5, 10, 15, 25। इस तरीके से आप यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट की पोजीशन है उसको याद कर सकेंगे। और इससे अब अगर आपको ये पता चल गया बेटा एग्जाम के अंदर कि E5 बैठता है, E की पोजीशन 5 है, तो उससे -1 करोगे उसका ही पता चल जाएगा, अगर +1 करोगे तो उसका ही पता चल जाएगा। मतलब एक E के याद करने से उसके आगे पीछे के आपको याद हो रहे हैं। फिर J की अगर आप बात करें तो उस प्रकार से, तो इससे क्या आपको बहुत सारे लेटर याद हो रहे हैं, EJOTY। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसे आपने अपनी लाइफ में सभी ने एक चीज़ तो की होगी, सभी ने की होगी, अपोजिट वर्ड के अंदर भी एक ट्रिक बनाई हुई है। ये देखो लव जो शब्द है ना, इसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट क्या हैं, उल्टे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि लव नहीं करना चाहिए, क्योंकि लव जो शब्द है वो है ही अपोजिट एक दूसरे का। देखिए लव, L का अपोजिट O होगा, यहाँ पे V का अपोजिट E होगा। लव है ही अपोजिट, क्योंकि आपको पता है लव ना रह के आज ये किसका खेल हो चुका है, आपका दिमाग का। ये एक बात कहूँ मैं, लव जो है दिल और दिमाग की लड़ाई है, और आपको पता है बेटा दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिमाग ही जीतता है। तो रीजनिंग के भी आप पे बात करें, लव के अंदर क्या अपोजिट। और अभी एक गाना भी आया है आपका, लव ना करियो। चलिए ये आपका अल्फ़ाबेट पोजीशन पढ़ी आपने, अपोजिट वर्ड पढ़े, चलते हैं आगे। अभी बेटा इसमें सिंपल से हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चला अल्फ़ाबेट पोजीशन पता चली, इसमें अपोजिट वर्ड्स का पता चला। इसमें अभी जो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने अभी लेके आ रहे हैं। अभी इसमें क्वेश्चन आपका लिखा है बेटा नाइट, NIGHT, नाइट। नाइट को डिकोड किया गया है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। नाइट इज कोडेड एज, नाइट को लिखा गया है आपका REKDX, REKDX। नाइट को लिखा गया बेटा REKDX। और आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द कोड ऑफ क्राइम, क्राइम का कोड आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्राइम का कोड आपसे पूछा गया। बेटा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, LKG से भी नीचे की क्लास का क्वेश्चन मान लीजिए आप इसको, लेकिन ये क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। और आगे अपने हरियाणा सिटी की अगर बात करें तो इसी प्रकार के बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल कुल अभी जो मैंने बताया आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन, सबसे पहले आपको पता है कि भाई n जो है, अभी बताया था कि n की पोजीशन कितनी होती है, 14। n की पोजीशन कितनी होती है आपकी, 14। फिर अगर बात करें I की पोजीशन होती है बेटा 9। मैंने आपको बताया था G अपने आगोश में किसको छुपाए बैठा है, 7। H कैसा लगता है आपको, 8 की तरह। और T हमेशा 20, T20 हमेशा आपका खिलाई जाता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो पहला बेसिक जो था हमने क्या किया, इनकी पोजीशन लिख ली। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे R की। तो R की जो पोजीशन है बेटा वो कितनी है आपके पास, R की जो पोजीशन है वो है आपकी 18। R की पोजीशन क्या है, 18। E की है आपके पास पोजीशन 5। K की जो पोजीशन है वो क्या है आपके पास 11। D की जो पोजीशन है वो कितनी है आपकी 4। और X की पोजीशन जो है आपके पास कितनी है 24, ये होगी 24। अब जैसे ही आपने इसकी पोजीशन लिखी आपको फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने पहले भी बताया सारा खेल दुनिया में किसका बेटा, फीलिंग का। और फीलिंग आपको यहाँ पे रीजनिंग की ही लेनी है। क्या फीलिंग आई, हमने देखा कि जो 14 था उससे बेटा 18 हो गया, 14 से क्या हो गया 18। और आपको सभी को मैथ के अंदर एडिशन करना आता होगा। अगर कितना ऐड किया होगा इसने यहाँ पे, प्लस का 4। 14 के अंदर क्या ऐड किया, प्लस का 4, तो क्या आ गया आपके पास 18। चलिए आगे चलते हैं। अब 9 से बेटा हो गया 5। क्या यहाँ पे फिर से प्लस का 4 किया है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, माइनस का 4 कर दिया। वेरी गुड, चलते हैं आगे।
यहाँ पे था बेटा जी, लेकिन जी से क्या हो गया आपके पास 11, जी से क्या होगा 11, मतलब 7 से क्या होगा 11। इसका मतलब फिर से आपके माइंड के अंदर फीलिंग आई कि इसने क्या कर दिया, एडिशन। और कितना एडिशन, फिर से प्लस का 4। मतलब कुल मिला के आपने कंक्लूजन ये निकाल दिया कि सर इसने तो एक बार तो +4 कर दिया, एक बार -4 कर दिया, एक बार क्या कर दिया, प्लस का 4 कर दिया, एक बार माइनस का 4 कर दिया, एक बार +4, एक बार -4, एक बार +4, एक बार -4। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इसने क्या रूल चलाया है, और यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि पहले इसने क्या किया है, प्लस किया है। तो इस रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, क्राइम के ऊपर। अभी सबसे पहले बेसिक सा जो रूल है वो क्राइम का नंबरिंग करने का, तो नंबरिंग करेंगे। सभी को पता है बेटा कि सी की